वास्को ड गामा का 1498 में मलाबार तट पहुंचने और भारत तक एक समुद्री मार्ग स्थापित करने के बहुत पहले वो अरब ही थे जो भारत से दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसाले खरीदकर पूरी दुनिया को बेचते थे, एक लंबे और कठिन रास्ते के जरिए जिसे आज स्पाइस रूट के नाम से जाना जाता है और जो लगभग 2000 साल पुराना है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी नई दिल्ली के G20 समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर शॉर्ट में आईमैक का ऐलान किया, तब उन्होंने न केवल प्राचीन स्पाइस रूट को पुनर्जन्म दिया बल्कि साथ ही चीन के 1.3 ट्रिलियन डॉलर BRI योजना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भी टक्कर दी, जो एक दशक से चलता आया है और अब 155 देशों में फैला हुआ है, जहां वो बुनियादी ढांचे बनाकर प्रभाव हासिल कर रहा एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में। भारत के पड़ोसी देशों में भी कदम रखा, जैसे कि मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में, जिस पर हमारी 4 अलग-अलग वीडियोस जरूर देखें। इस बीच अमेरिका अपनी आंतरिक राजनीति से परेशान, दुनिया का अकेला थानेदार के बोझ से थक चुका है और अपनी जिम्मेदारी दूसरों को सौंपने के ताक में एक के बाद एक समूह बनाए जा रहे हैं, जैसे कि क्वाड, जिसका हिस्सा भारत भी है, ऑकस और PGII, उन देशों के साथ जो चीन को अपना दुश्मन मानता है, और I2U2, भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE का खास गठन किया आईमैक के अमल के लिए। वैसे आईमैक मिडिल ईस्ट में भारत का प्रभाव और भी मजबूत करेगा, जहां उसके 80 लाख प्रवासी रहते हैं और जहां पहले से ही भारतीय संस्कृति बेहद लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल में अरबी नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और अरब दुनिया के साथ संबंध और मजबूत करना चाहते हैं। अपनी इस पहुंच के प्रति वो इतने प्रतिबद्ध है कि उन्होंने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की भी बलि दे दी अपने नए दोस्तों के खातिर। आईमैक सऊदी विजन 2030 एजेंडा के साथ भी फिट बैठता है, एक ऐसा देश जिसको मोहम्मद बिन सलमान तेजी से आधुनिक बना रहे हैं। भारत का मिडिल ईस्ट के साथ आज कुल $240 बिलियन का व्यापार है, जो आईमैक की सहायता से कई गुना बढ़ सकता है, जो मौजूदा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी इजाफा करेगा, जो भारत को ईरान, सेंट्रल एशिया और रूस के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। जबकि आईमैक केवल 16 दिनों में भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने का वायदा करता है, सुएज कैनाल के माध्यम से लगने वाले 28 दिनों से भी बेहतर। हालांकि शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो शांति जो आईमैक मिडिल ईस्ट में ला सकता है, इजराइल और अरब देशों के बीच व्यापार के माध्यम से दोनों को करीब लाकर। तो कोई शक नहीं कि आईमैक एक रेलवे लाइन या शिपिंग मार्ग से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच एक पुल है। लेकिन जैसे ही इस ऐतिहासिक कॉरिडोर की शुरुआत करने का उत्साह चरम पर पहुंचा, फिलिस्तीन के हमस ने इजराइल पर क्रूर हमला करके सब कुछ बिगाड़ दिया। जवाब में गाजा पर इजराइल का जबरदस्त हमलों के कारण अरबी सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी लहर चल गई, जिससे सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौते में देरी तो हो सकती है, पर शायद कुछ अरसे तक असंभव भी। और कोलैटरल डैमेज के बतौर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आगमन पर मुर्दा, डेड ऑन अराइवल साबित हो सकता है। इन घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए मोदी जी आईमैक के भारत वाले हिस्से को जमकर आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक कंटेनर टर्मिनल की नींव रखी और देश के कई पोर्ट्स को रेल के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई। नजरअंदाज भी कर रहे आईमैक के आर्थिक मुद्दों को, क्योंकि ये कॉरिडोर एक समुद्री, सड़क और रेल मार्गों का संयोजन होने के नाते उस पर चल रहे कंटेनर्स को बार बार उतार चढ़ाव करना होगा, जहाजों से ट्रेन पर और ट्रेनों से ट्रकों पर। इससे न केवल हैंडलिंग की लागत बढ़ेगी, बल्कि टूटने की संभावना भी, जिससे बीमा प्रीमियम पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर सुएज कैनाल का पल्ला भारी है, क्योंकि वहाँ केवल एक बार ही सामान हैंडल होता है। दिलचस्प बात यह है कि समुद्र से परिवहन जमीन या रेल मार्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता है। भारत में कोयले के लिए 816 रुपये प्रति टन है, जो कि रेल परिवहन से लगभग आधा है। इसीलिए कोयला जो कभी ओडिशा से देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों तक रेल से जाया करता था, वो अब समुद्री मार्ग अपनाता है। इसी प्रकार अमेरिका के पूर्व तट से पश्चिमी तट तक यात्रा करने वाले सामान पनामा कैनाल के माध्यम से भेजे जाते हैं, कैनाल के भारी शुल्क के बावजूद। हालांकि इन हरकतों को देखकर चीन चुप नहीं बैठेगा और न ही कुछ हितों के टकराव को टाला जा सकता है।
क्योंकि आईमैक के कुछ सदस्य सऊदी अरब, यूएई और इटली चीन के बीआरआई का भी हिस्सा है और उन्हें सही संतुलन ढूंढना होगा। ग्रीस के पिरियस पोर्ट का मालिक एक चीनी कंपनी है और चीन का कब्जा इजराइल के हाइफा पोर्ट के एक हिस्से पर भी है, जिसे अदानी ग्रुप ने खरीदा संदिग्ध रूप से आईमैक की घोषणा होने से कुछ ही महीने पहले। वैसे आईमैक में कुछ बड़ी चूक भी है। तुर्की, ईरान और ईरान से करीबी संबंध रखने वाले देशों को जानबूझकर बाहर रखा गया है। तुर्की ने अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की। तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता और तुरंत चीन को ट्रांस कैस्पियन ईस्ट वेस्ट मिडिल कॉरिडोर का सुझाव दिया जो आईमैक को मुकाबला दे सके। हालांकि भारत का मानना है कि आईमैक में ईरान को शामिल करने से कॉरिडोर की स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है और इस मुद्दे को अमेरिका के सामने भी उठाया, लेकिन अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार नहीं जब तक कि ईरान उसकी पूर्व शर्तों को नहीं मानता। जो भी हो, आईमैक एक अच्छा अवसर है जहां भारत अपनी सौम्य स्वभाव दिखा सकता है, जो बिल्कुल विपरीत है चीन के द्वेष भरे बीआरआई से, जिसके कई प्रोजेक्ट से क्लाइमेट चेंज बढ़ा है, जमीन का विनाश हुआ है और पानी की कमी। जबकि आईमैक रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा डेटा केबल और हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि चीन का मुख्य इरादा कम आए देशों को कर्ज के जाल में ढकेलकर उनकी कमजोरी का फायदा उठाने का है। आईमैक $17 बिलियन का कोष बनाएगा जिसमें सदस्य देश स्वयं पूंजी लगाएंगे, जिससे इसका भार आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल आज ये कॉरिडोर केवल कागज पर लिखे शब्द है, पर 2023 के अंत तक एक कार्य योजना का ऐलान होने की उम्मीद है। एक लोकप्रिय कहानी में एक चींटी एक शक्तिशाली हाथी के कान में घुसकर उसको मार देती है। क्या इस तरह आईमैक भी ध्वस्त हो जाएगा एक आतंकी संगठन और एक उत्तेजित देश की हरकतों के कारण? टिप्पणी जरूर लिखिए। बिस्बो की शायरी। भारत की पहुंच अब पहुंची दूर, चीन की नियत को करेगा चकनाचूर। वापस जगाया है प्राचीन स्पाइस रूट, पहनेगा देश का हर नागरिक अब सूट बूट। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।